अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने भी दावा किया कि अमेरिकी फौज पाकिस्तान के रास्ते ईरान में एंट्री कर सकती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना के अफसर पाकिस्तान के साथ मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सकें। यानी शतरंज की बिसात पर पाकिस्तान अमेरिका का एक प्यादा भर है। अमेरिकी रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने दावा किया कि अमेरिकी सेना पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुसने की तैयारी कर चुकी है। Infiltration of US forces, special forces, and we may be gaining permission for that. अमेरिका के पूर्व रक्षा अधिकारी ने यह भी दावा किया कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका पाकिस्तान को दो तरह से इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो वो पाकिस्तान की जमीन को किसी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकता है और फिर जंग के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल मशीनों और दूसरे सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट कर सकता है। Those supplies need to go somewhere. And so perhaps there's some discussion that Pakistan could receive those supplies. पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है। दोनों की सीमा आपस में मिलती है। पाकिस्तान की सीमा पर ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत मौजूद है। यह ईरान का दक्षिण पूर्वी प्रांत है जो पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान प्रांत और कुछ दूरी तक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सीमा साझा करता है। यानी पाकिस्तान का यह इलाका अमेरिका के बेहद काम आ सकता है। और माइकल रूबिन के मुताबिक अमेरिकी सेना इसी इलाके से ईरान में एंट्री की तैयारी में जुट गई है। और अपने इस दावे के पीछे माइकल रूबिन ने ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात का हवाला दिया, क्योंकि न्यूज़ 18 के सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुनीर से ईरान के साथ जंग में पूरा सहयोग करने की मांग कर दी। सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर को लंच पर बुलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने यह सलाह तक दे दी कि पाकिस्तान को चीन और रूस से दूरी बना लेनी चाहिए और अमेरिका के साथ खुलकर आ जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक लंच पर हुई इस मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने और तकनीकी सहायता पहुंचाने का वादा किया। लंच टेबल पर आर्थिक मदद की चटनी और तकनीकी सहायता का सलाद खिलाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर के सामने वो मांग रख दी जिसकी उम्मीद पहले से की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने आसिम मुनीर से दो टूक कह दिया कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ी तो पाकिस्तान को अपनी जमीन, एयरबेस, हवाई रास्तों, समुद्री रास्तों और बंदरगाहों के जरिए अमेरिका की मदद करनी चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि किसी भी वक्त वो ईरान पर हमला कर सकते हैं और ईरान को घेरने के लिए वो उसके पड़ोसी पाकिस्तान को एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान की करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से लगती है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान का इलाका ईरान से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान बेहद अहम है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह पाकिस्तान को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जंग छिड़ी तो पाकिस्तान में मौजूद सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करके अमेरिकी सेनाएं ईरान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब रणनीतिक लिहाज से ईरान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुला लिया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मेजबानी की और उनके साथ व्हाइट हाउस में लंच किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार सेना की कठपुतली है। मतलब सत्ता का सिंहासन भले ही इस्लामाबाद में हो, लेकिन फैसले रावलपिंडी यानी आसिम मुनीर के ऑफिस से लिए जाते हैं। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को वहां के सेनाध्यक्ष की हैसियत से नहीं बल्कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर लंच पर बुला लिया। और न्यूज़ 18 के सूत्रों के मुताबिक लंच के दौरान आसिम मुनीर को चीन और रूस के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने मुनीर के सामने शर्त रख दी कि वो चीन से नाता तोड़कर उसके हथियारों से दूरी बना लेंगे तो अमेरिका पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार देगा और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देगा। सूत्र बताते हैं कि ट्रंप की मंशा पाकिस्तान को पूरी तरह से रूस और चीन के गुट से बाहर कर देने की है। और सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर आसिम मुनीर को चेतावनी भी दे दी। लंच के दौरान ट्रंप ने मुनीर से दो टूक कह दिया कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना नमक खिलाकर ऐसी मुसीबत में फंसा दिया जिससे न तो उन्हें निकलते बन रहा है और न ही खुलकर अमेरिका के साथ देने का ऐलान करते बन रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मदद मांगने के लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने दो करीबियों चीन और ईरान के आगे ही झोली फैलाई थी और खबरों के मुताबिक दोनों देशों ने पाकिस्तान की मदद भी की थी। लेकिन ईरान के साथ जंग छिड़ने से पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को उन दोनों के खिलाफ न सिर्फ भड़काने की कोशिश की
बल्कि एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी भी कर ली। जबकि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ सबसे पहले धन्यवाद देने के लिए ईरान के दरवाजे पर पहुंचे थे, लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसे जाल में फंसा दिया कि उसके सामने आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई। क्योंकि इजरायल के साथ ईरान की जंग की शुरुआत में पाकिस्तान खुद को ईरान का भाई और बिरादर बताकर छाती ठोक रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच की लालच और धोखा देने की अपनी फितरत की वजह से पाकिस्तान अब अपने उसी भाई के खिलाफ होता नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को ईरान, चीन और रूस के खिलाफ करने की खिचड़ी उसी वक्त चूल्हे पर चढ़ा दी थी जब वो कनाडा में चल रही G7 की बैठक को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए थे। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच का न्योता पाकर आसिम मुनीर भी गदगद हो गए और अमेरिका पहुंचते ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग कर दी। बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिल खोलकर मुनीर और पाकिस्तान की तारीफ की। मतलब पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जाने के पूरे संकेत दे दिए। लेकिन अमेरिका से हमले की आशंका के बीच ईरान ने इजरायल की बमबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। उसने एक बार फिर तेल अवीव शहर पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव इजरायल की आर्थिक राजधानी है और जंग के पहले ही दिन से ईरान की सेना के टारगेट पर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने एक ही झटके में 25 मिसाइलें वहां फोड़ दी और इस दौरान तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में इतने भयंकर विस्फोट हुए कि वहां रहने वाले लोगों की सांसें अटक गईं। परमाणु ठिकानों पर इजरायल की बमबारी के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। उसकी मिसाइलों की गर्जन से एक बार फिर इजरायल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव में दहशत फैल गई। वहां आसमान में एक साथ कई मिसाइलें पहुंच गईं। उन्हें देखते ही लोगों का डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन मिसाइलों की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। वो इजरायल की हवाई सुरक्षा को तोड़ते हुए आबादी वाले इलाकों में किसी ज्वालामुखी की तरफ फट गईं। जबरदस्त धमाके हुए और उनकी चपेट में कई इमारतें आ गईं। चमचमाती इमारतों पर मिसाइलों के फटते ही उनकी सूरत बिगड़ गई। वो किसी खंडहर की तरह नजर आईं। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर 25 ताकतवर मिसाइलें एक बार में ही दाग दी और इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव शहर और उससे लगने वाले इलाकों में हुई। भूमध्य सागर के किनारे मौजूद इस शहर में इजरायल की जान बसती है, क्योंकि तेल अवीव इजरायल की सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं है बल्कि वहां उसके कई अहम ठिकाने भी मौजूद हैं। इसीलिए ईरान की सेना तेल अवीव को दहलाने का कोई मौका नहीं चूक रही। लेकिन इजरायल के मध्य और उसके उत्तरी इलाकों पर लगातार जारी हमलों के बीच ईरान ने पहली बार उसके दक्षिणी हिस्से में भी तबाही मचा दी। वहां एक अस्पताल पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई और इसकी वजह से वहां चीख पुकार मच गई। ईरान की फौज ने सोवोका मेडिकल सेंटर नाम के उस अस्पताल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। हमला दिन में किया गया। मिसाइलों के फटते ही अस्पताल धुआं धुआं हो गया। वहां अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए जहां रास्ता मिला उसी तरफ भागने लग गए। लोग इतनी बुरी तरह डर गए कि उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। एक महिला तो अपने बच्चे को लेकर दौड़ती नजर आई। सोवोका मेडिकल सेंटर दक्षिणी इजरायल का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमले के वक्त अस्पताल में सैकड़ों मरीज, डॉक्टर और वहां काम करने वाले लोग मौजूद थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि युद्ध के बीच अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी जाएगी। इस हमले में अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा। वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आई। इजरायल का सोवोका मेडिकल सेंटर उसके दक्षिणी हिस्से में बेल-शेवा नाम के शहर में है। जंग की शुरुआत से ही इजरायल के उत्तरी और उसके बीचों बीच मौजूद इलाके ईरान के निशाने पर रहे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब दक्षिणी इजरायल भी भीषण बमबारी से कांप उठा। हालांकि ईरान के इस हमले पर इजरायल बुरी तरह भड़क गया। उसने आरोप लगाया कि ईरान की सेना ने जंग में बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने के इरादे से अस्पताल को टारगेट किया, जबकि ईरान ने दावा किया कि इजरायल ने सोवोका मेडिकल सेंटर के नीचे सैन्य ठिकाना बना रखा है और उसी को बर्बाद करने के लिए ईरान की फौज ने वहां बारूद की बारिश कर दी। सोवोका मेडिकल सेंटर पर हमला होते ही पूरे इजरायल में खलबली मच गई, क्योंकि वो इजरायल के सबसे बड़े अस्पतालों में एक है। वहां कैंसर और दिल की बीमारियों के अलावा दूसरी गंभीर समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। लेकिन ईरान के मिसाइल हमले के बाद वहां सब कुछ ठप हो गया। अस्पताल को खाली करना पड़ गया। नेतन्याहू सरकार में मंत्री इतमर बेन ग्विर ने आरोप लगाया कि ईरान ने जानबूझकर मासूम लोगों को निशाना बनाया, लेकिन ईरान ने इस आरोप को खारिज कर दिया और दावा किया कि जिस अस्पताल पर मिसाइलें गिराई गईं उसके नीचे इजरायल की सेना का अड्डा है।
ईरान की ओर से एक वीडियो एनिमेशन भी जारी किया गया और उसमें सोवोका मेडिकल सेंटर का ढांचा दिखाई दिया। उस एनिमेशन में दिखाया गया कि अस्पताल के ठीक नीचे टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की गई है। हालांकि अस्पताल के नीचे सैन्य ठिकाने होने के दावे पर इजरायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। लेकिन इतमर बेन गुविर ने धमकी दी कि ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। और तो और इस धमकी के बाद इजरायल ने पलटवार में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क ने जानकारी दी कि इजरायल की सेना ने वहां अरक हैवी वाटर रिएक्टर पर जोरदार हमला कर दिया। ईरान के अरक में मौजूद यह हैवी वाटर रिएक्टर वहां के परमाणु कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही वहां बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन भी किया जाता है। जंग की शुरुआत में पहले दिन भी इजरायल ने ईरान के इस परमाणु ठिकाने पर हमले किए थे, लेकिन युद्ध की आग पूरी तरह धधकने के बाद इजरायल की सेना ने ईरान के इस अहम परमाणु ठिकाने को एक बार फिर निशाना बनाया और पूरे ईरान को दहलाने की कोशिश की। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान न्यूज नेटवर्क के मुताबिक इजरायल के हमले से पहले ही अरक हैवी वाटर रिएक्टर के आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया था। न्यूज चैनल के मुताबिक हमले में रिएक्टर को नुकसान तो हुआ, लेकिन किसी तरह के रेडिएशन का खतरा नहीं है। हालांकि हमले के कुछ घंटे पहले ही इजरायल की सेना ने आसपास के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दे दी थी और उस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद इजरायल ने वहां हमला कर दिया। ईरान का IR-40 या अरक हैवी वाटर रिएक्टर वहां के मरकजी प्रांत में अरक शहर के पास मौजूद है। ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में बना ये परमाणु ठिकाना उसके परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। इजरायल की सेना के मुताबिक ईरान इस जगह पर परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम इकट्ठा करने में जुटा था और इसीलिए इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों से मिसाइलें दागकर वहां तबाही मचा दी। ईरान के अरक न्यूक्लियर प्लांट को उसके सबसे कम सुरक्षित परमाणु ठिकानों में गिना जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वहां ईरान ने कई पुराने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं और माना जा रहा है कि इसीलिए इजरायल की फौज ईरान के अरक परमाणु ठिकाने को एक हफ्ते में दूसरी बार दहलाने में सफल हुई। इजरायल की ओर से एक वीडियो एनिमेशन जारी किया गया और उसमें दिखाया गया कि कैसे वहां की सेना ने हमले को अंजाम दिया। उस एनिमेशन में दिखा कि इजरायल के कई लड़ाकू विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। उस सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ईरान की एयर स्पेस में दाखिल हुए। उन्होंने दुश्मन की हवाई सुरक्षा को चकमा दिया और जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायल की तरफ से जारी किए गए एनिमेशन में अरक न्यूक्लियर प्लांट को परत दर परत दिखाया गया। इजरायल का दावा है कि वहां परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम की बड़ी खेप जमा की गई थी। हालांकि ईरान कई बार कह चुका है कि उसका परमाणु कार्यक्रम बम बनाने के लिए नहीं बल्कि बिजली समेत कई कामों के लिए है। इजरायल की सेना के मुताबिक अरक परमाणु अड्डे के पास ईरान के हथियार और मिसाइल बनाने के प्लांट भी मौजूद थे। हवाई हमले में उन्हें भी तहस नहस करने का दावा किया गया। लेकिन इजरायल और ईरान में चल रहे वार पलटवार के बीच अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने दावा किया कि ट्रंप शनिवार या रविवार को ईरान पर धावा बोल सकते हैं। मतलब अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए जा चुके हैं और उसी के बाद अमेरिकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है। उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ट्रंप शनिवार या रविवार को ईरान पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिकी फौज के अधिकारियों को तैयार किया जा चुका है। हालांकि इस बारे में अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ट्रंप के बयानों से यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि वो ईरान पर हमले का मन बना चुके हैं। Do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका के ईरान पर हमले की बात ने जोर पकड़ लिया। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो ये दावा भी कर दिया कि ट्रंप की प्लानिंग इसी हफ्ते में हमला करने की थी। हालांकि उन्होंने आखिरी वक्त पर अपना फैसला बदल लिया था और दावा किया गया कि ईरान से जंग की तैयारियों के बीच अमेरिका ने अपने घातक F-22 विमानों को ब्रिटेन में तैनात कर दिया। उसके ये विमान ब्रिटेन के लेकिनहीथ नाम के सैन्य अड्डे की तरफ रवाना कर दिए गए। मतलब अमेरिका ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि इसी वजह से उसने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में एक F-22 की खेप ब्रिटेन में तैनात कर दी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के ये विमान ब्रिटेन के लेकिनहीथ नाम के सैन्य अड्डे पर तैनात किए गए। ये सैन्य अड्डा है तो ब्रिटेन में, लेकिन इसका कंट्रोल अमेरिका के पास है और ये ईरान से करीब 6000 किलोमीटर दूर है। मतलब अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू कर दी और उसने इस सैन्य अड्डे पर जिन F-22 लड़ाकू विमानों को तैनात किया वो अमेरिका के सबसे आधुनिक विमान माने जाते हैं।
F-22 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो हवा में करीब 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस है, मतलब दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकता है। इसकी रफ्तार 1.5 मैक है, मतलब ये आसमान में आवाज की रफ्तार से भी 1.5 गुना तेजी से उड़ सकता है और दुश्मन के ठिकानों पर कहर बरपाने वाली मिसाइलों को लेकर लंबी दूरी तक उड़ान भी भर सकता है। और इस बीच ईरान ने जासूसी की आशंका को देखते हुए अपने देश में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल ने हैकरों की मदद से उसके देश के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारियां चुराने की कोशिश की और ईरान के मुताबिक इन जानकारियों की मदद से वो ईरान की जासूसी कर रहा है। इसी वजह से वहां की सरकार ने ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट का फरमान सुना दिया, मतलब ईरान में किसी भी तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब ईरान में इजरायल के हमले शुरू हुए थे तब भी ईरान की सरकार ने कई वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाने का फैसला लिया था। उसने आशंका जताई थी कि उन वेबसाइटों के जरिए इजरायल उसकी जासूसी करवा रहा है। और अब जब बात हाथ से निकलने लगी तो ईरान ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर ही बैन लगा दिया, मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल ने उसकी जासूसी के लिए हैकरों की पूरी फौज उतार दी। वो हैकर दिन रात ईरान के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रख रहे हैं। उनसे मिली जानकारियों का इस्तेमाल इजरायल ईरान के खिलाफ हमले करने के लिए कर रहा है। और इस सब के बीच ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाने के पुतिन के प्रस्ताव पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। पुतिन ने ईरान और इजरायल के बीच हो रहे युद्ध को जल्द खत्म कराने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इन दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की भी पेशकश की थी। लेकिन पुतिन के इस प्रस्ताव पर ट्रंप इतना भड़क गए कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को यह सलाह दे दी कि वो पहले अपने मुद्दे सुलझाएं। ट्रंप ने यूक्रेन पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। Do me a favor. Mediate your own. Let's mediate Russia first, okay? I said, Vladimir, let's mediate Russia first. You can worry about this later. But ट्रंप का यह बयान पुतिन के उस प्रस्ताव के बाद आया जो उन्होंने ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध को लेकर दिया था। पुतिन ने ईरान और इजरायल के अलावा अमेरिका को भी अपना प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत उन्होंने इस जंग को जल्द खत्म कराने की अपील करते हुए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने की भी पेशकश की। поискать пути прекращения боевых действий и इस दौरान पुतिन ने यह भी माना कि रूस ने ईरान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में मदद की थी। उनके मुताबिक ईरान में 2 और परमाणु प्लांटों के निर्माण में रूस ईरान की पूरी मदद कर रहा है। और इसीलिए माना जा रहा है कि पुतिन नहीं चाहते कि यह युद्ध लंबा चले। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान और इजरायल का युद्ध जारी रहा और ईरान को भारी नुकसान हुआ तो इससे रूस को भी खमियाजा उठाना पड़ सकता है। क्योंकि यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए रूस की सेना को बड़े पैमाने पर ईरान से भी हथियार मिलते रहे हैं। ईरान पुतिन के सैनिकों को बम की तरह फटने वाले शाहिद ड्रोन समेत कई घातक हथियारों की सप्लाई कर चुका है। माना जाता है कि इसके बदले में रूस ने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद की, यानी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते रहे। लेकिन इजरायल के साथ ईरान की ये जंग जल्द खत्म नहीं हुई तो उसका नुकसान भी दोनों देशों को उठाना पड़ सकता है। यही नहीं, ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार भी है। जानकारों के मुताबिक ऐसे में ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए काफी अहम है और अगर जंग में उनकी हार हो गई तो ये रूस के लिए सीरिया से भी बड़ा झटका साबित होगा। सीरिया में रूस की समर्थक मानी जाने वाली बशर अल असद की सरकार का पिछले साल दिसंबर में तख्तापलट हो चुका है। ये रूस के लिए बड़ा झटका था। जानकारों के मुताबिक अगर इजरायल के साथ जारी जंग में ईरान कमजोर पड़ा तो इससे पूरे इलाके में रूस का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा और ऐसा पुतिन कभी नहीं चाहेंगे। और इस बीच रूस और चीन ने एक सुर में ईरान पर इजरायल के हमलों का विरोध किया। इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों की निंदा की बल्कि इसे संयुक्त राष्ट्र के नियमों के खिलाफ भी बताया। यानी इजरायल की कार्रवाई पर ये दोनों देश भड़क गए। रूस और चीन दोनों ने एक सुर में ईरान पर हो रहे हमलों का विरोध कर दिया। उन्होंने इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग भी की। ईरान और इजरायल के बीच पिछले कई दिन से जारी जंग के मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ इस युद्ध पर चिंता जताई बल्कि इजरायल के हमलों पर उसकी आलोचना भी की। दोनों नेताओं ने एक सुर में इन हमलों को संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन बताया। पुतिन और शी जिनपिंग के मुताबिक इस संघर्ष का कोई सैन्य हल नहीं निकल सकता और शांति से ही यह मामला सुलझ सकता है। उन्होंने सलाह दी कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को सैन्य बल से नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाए।
हालांकि इजरायल जंग में ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी का कोई मौका नहीं चूक रहा। इस बीच ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में रूसी वैज्ञानिकों की मौजूदगी ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। रूस ने इसे लेकर इजरायल को चेतावनी दे दी कि वो इस पावर प्लांट पर हमले तुरंत रोक दें। उसने आशंका जताई कि अगर वहां हमले नहीं रुके तो भयंकर तबाही मच जाएगी। और इसे देखते हुए रूस ने इजरायल से वहां हमला रोकने की मांग कर दी। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक रूस ने ईरान के जिस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर चिंता जताई वो बुशहर प्रांत में मौजूद है। माना जा रहा है कि ईरान के इस पावर प्लांट में रूस के कई वैज्ञानिक हैं और इसीलिए वहां हो रहे इजरायल के हमलों ने पुतिन की टेंशन बढ़ा दी। उन्हें डर है कि उनके वैज्ञानिक कहीं इन हमलों की चपेट में न आ जाएं। अल अरबिया के मुताबिक रूसी वैज्ञानिकों ने ये दलील भी दी कि अगर वहां इजरायल का मिसाइल हमला जारी रहा तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयंकर तबाही मच सकती है। आशंका जताई गई कि ये तबाही 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में हुए ब्लास्ट जितनी घातक हो सकती है। चेर्नोबिल यूक्रेन में मौजूद है, लेकिन 1986 में उस वक्त वहां सोवियत संघ का शासन था। उस दौरान चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में भीषण हादसा हुआ था जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इधर इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और लेखक मीर मस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। उन्होंने दावा कर दिया कि ईरान के बाद इजरायल का अगला निशाना पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। और उनकी इस पोस्ट ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और लेखक मीर मस्की ने दो टूक कह दिया कि ईरान के बाद इजरायल पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकता है। मतलब उनके मुताबिक पहले इजरायल ईरान का काम तमाम करेगा और फिर वो उसके मददगार पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि इजराइल के हमले के बाद ईरान ने यह दावा किया था कि परमाणु बम देकर पाकिस्तान उसकी मदद कर सकता है। मतलब ईरान का दावा यह था कि अगर इजरायल ने उस पर हमला किया तो उसका दोस्त पाकिस्तान इजरायल पर परमाणु बम पटक सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर ईरान को झटका दे दिया था। पाकिस्तानी सरकार ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान का परमाणु बम उनकी अपनी आवाम के लिए है, न कि दूसरे देश की मदद के लिए। लेकिन इजरायल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मीर मस्की ने इस पोस्ट के बाद पाकिस्तान की धड़कनें भी बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि वो अपनी हद में रहे, वरना उसे भी अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उधर जंग के बीच ईरान का सरकारी न्यूज चैनल हैक कर लिया गया। उस पर अचानक हिजाब आंदोलन से जुड़े वीडियो चलते दिखाई दिए। आशंका जताई गई कि ईरान के सरकारी न्यूज चैनल को इजरायल ने हैक किया और उस पर 2022 के हिजाब आंदोलन से जुड़े वीडियो चलवा दिए। क्योंकि अचानक ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर कुछ महिलाएं अपने बाल काटती हुई दिखी। दावा किया गया कि ये वीडियो 2022 के थे। तब ईरान में हिजाब की सख्ती के खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। ईरान के कई शहरों में तब जोरदार प्रदर्शन हुए थे और उन्हीं प्रदर्शनों के वीडियो एक बार फिर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर दिखाई दिए, वो भी बगैर ईरान की मर्जी के। इसके बाद स्क्रीन पर एक अपील भी लिखी नजर आई। दावा किया गया कि जिन हैकरों ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल का सर्वर हैक किया, उन्होंने ईरान के लोगों से यह अपील भी की कि वो वहां की इस्लामी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं। कुछ लोगों को शुरुआत में लगा कि ये कोई तकनीकी खराबी होगी, इसीलिए उन्होंने चैनल बदला और फिर दोबारा न्यूज चैनल लगाया। लेकिन इसके बावजूद न तो वो वीडियो हटे और न ही अपील बदली। ईरान के अधिकारियों ने आशंका जताई कि ये काम इजरायल में बैठे हैकरों ने किया। हालांकि कुछ देर बाद हालात सामान्य हो गए और ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर दोबारा वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई की तस्वीर दिखना शुरू हो गई। हालांकि ईरान के सरकारी न्यूज चैनल को हैक किए जाने से पहले तेहरान में मौजूद उसका दफ्तर भी मिसाइल हमले में थर्रा उठा था। वहां हमला तब हुआ था जब स्टूडियो में एक एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थी। उसी बीच वहां अचानक एक एक कर 4 मिसाइलें दाग दी गई थीं। ईरान ने अपने सरकारी न्यूज चैनल IRIB की बिल्डिंग पर हुए उस हमले के बाद का वीडियो जारी किया और उसमें दिखा कि इजरायल के हमले ने वहां सब कुछ जलाकर राख कर दिया। चारों ओर बर्बादी नजर आई। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB के दफ्तर पर हुए हवाई हमले ने हर किसी को दहला दिया था, क्योंकि हमले के वक्त एंकर लाइव बुलेटिन पढ़ रही थीं और वो ईरान के अलग अलग इलाकों में हो रही बमबारी की खबरें लोगों तक पहुंचा रही थीं। लेकिन इसी बीच चैनल के दफ्तर में इतना तगड़ा विस्फोट हुआ कि वो एंकर बुरी तरह डर गईं और वहां से भाग गई थीं। इजरायल के इस हमले में ईरान के सरकारी न्यूज चैनल में काम करने वाले कई पत्रकारों की जान चली गई थी। लेकिन उसके दफ्तर की हालत तो ऐसी हो गई कि वहां कोई भी चीज सही सलामत नजर नहीं आई। दीवारें दरक गईं, छत टूट गई, लोहे के मोटे मोटे पिलर तक टेढ़े हो गए। मिसाइल धमाकों के बाद लगी खौफनाक आग ने वहां जो कुछ बचा था उसे भी जला डाला। न्यूज चैनल का वो दफ्तर खंडहर में तब्दील हो गया। और इस सब के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर व्हाइट हाउस के बाहर
ईरान जंग के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने ईरान पर इजरायल की सेना की तरफ से किए जा रहे हमलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जंग रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन के दौरान वो लोग नारेबाजी करते नजर आए। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के दफ्तर व्हाइट हाउस के बाहर वो लोग खड़े हो गए और अपने हाथों में ईरान का झंडा लेकर लहराते दिखाई दिए, जबकि उनमें कुछ लोग फिलिस्तीन का झंडा भी थामे दिखे। Israel is the terror of the Middle East. They unprovoked attacked the state of Iran. वहां बड़ी संख्या में जुटे वो लोग बड़े बड़े पोस्टर लेकर खड़े हो गए और उन्होंने जंग रोकने की मांग की। उन पोस्टरों में नो यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान लिखा नजर आया। इसके साथ ही वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नो ईरान वॉर लिखी कई तख्तियां लेकर भी जंग के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। I don't want war in Iran. Actually, it's my country. I don't want it to be destroyed. इस बीच इजराइल के समर्थन में भी कई लोग व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच गए। इसके बाद ईरान और इजराइल दोनों देशों के प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। हालांकि वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने दखल दिया और दोनों देशों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों को अलग किया। उधर जंग के बीच इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने की तैयारी तेज कर दी गई। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग को देखते हुए इजराइल से भारत लौटने की इच्छा जताने वाले भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नागरिकों को पहले जमीन के रास्ते इजराइल से बाहर निकाला जाएगा, इसके बाद उन्हें विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने सोनू नाम के 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान सोनू को जब रुकने का इशारा किया गया तो उसने गोली चलानी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। उसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक और तमंचा मिला। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक लड़की की हत्या के आरोप में उसके माता पिता समेत परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किए जाने से सनसनी मच गई। अंकित नाम के लड़के ने खुद को उस लड़की का प्रेमी बताया। उसने दावा किया कि वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले तैयार नहीं हुए। आरोप लगा कि बाद में उन्होंने अपनी ही बेटी की जान ले ली। बड़ी खबर आई राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी। शिलांग में कोर्ट ने सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी, जबकि आरोपी विशाल आनंद और आकाश को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शिलांग पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। सोनम पर आरोप है कि उन्होंने राज कुशवाहा से शादी करने के लिए पति राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या करवा दी थी। शिलांग पुलिस के मुताबिक सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी, लेकिन हत्याकांड की गुत्थी तब उलझ गई थी जब इसमें संजय वर्मा नाम के तीसरे किरदार की एंट्री हुई। लेकिन राजा रघुवंशी की जांच में जुटी शिलांग पुलिस ने दावा किया कि संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। वही राज कुशवाहा जिसे हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसी से शादी करने के लिए सोनम ने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी थी। फरवरी में सोनम और राजा रघुवंशी की सगाई हुई थी और शिलांग पुलिस ने दावा किया कि सगाई के बाद से ही सोनम और राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और उसी वजह से उनके बीच मोबाइल फोन पर घंटों बातें हुआ करती थीं। शिलांग पुलिस के मुताबिक सोनम के पास 2 मोबाइल नंबर थे। उन दोनों नंबरों की जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो जांच में पता चला कि एक नंबर पर सोनम की कई बार बातें हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर को खंगालना शुरू किया। ट्रू कॉलर नाम के मोबाइल ऐप पर जब नंबर डायल किया गया तो किसी संजय वर्मा का नाम सामने आया। शिलांग पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि संजय मध्य प्रदेश के इंदौर के ही रहने वाले हैं। और 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम और उनके बीच 119 बार बात हुई थी। शिलांग पुलिस ने दावा किया कि कई बार संजय और सोनम के बीच 1-1 घंटे तक बातें हुई थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में तीसरे किरदार संजय का नाम सामने आने के बाद हत्याकांड ने नया मोड़ लिया था। मामले में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। इसके बाद शिलांग पुलिस ने सोनम से बात की। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सोनम ने पूछताछ में बताया कि संजय कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। मतलब सोनम किसी और से नहीं बल्कि उनके प्रेमी बताए जा रहे राज कुशवाहा से ही बातें किया करती थी। और शिलांग पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सोनम ने बताया कि राजा रघुवंशी के साथ फरवरी में सगाई होने के बाद वो बुरी तरह परेशान हो गई थी। शिलांग पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में सोनम ने बताया कि वो और राज कुशवाहा करीब 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और किसी भी सूरत में शादी करना चाहते थे। शिलांग पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सोनम ने अपनी मां को राज कुशवाहा के बारे में बताया भी था, लेकिन दावा किया गया कि सोनम की मां ने राज से शादी कराने से इनकार कर दिया था।
सूत्रों के मुताबिक सोनम की मां इसलिए शादी के लिए तैयार नहीं हुई थी क्योंकि राज सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में 20,000 रुपए की नौकरी करता था। ऊपर से सोनम और राज अलग अलग समुदाय से आते हैं। बाद में सोनम के परिवार ने फरवरी में उनकी राजा रघुवंशी से सगाई कर दी थी। शिलोंग पुलिस ने दावा किया कि सगाई के बाद राज कुशवाहा और सोनम बुरी तरह से परेशान हो गए थे और सूत्रों के मुताबिक सगाई के बाद से ही उन दोनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। दावा किया गया कि साजिश में सबसे पहले आरोपी विशाल को शामिल किया गया था। पुलिस सूत्रों ने इस बात का भी दावा किया कि अप्रैल में सोनम, राज और विशाल कई बार इंदौर के TCS चौराहे पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में मिले थे। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राज ने पूछताछ में ये बात कबूल की कि उसने हत्याकांड का पूरा प्लान बनाया था और प्लान के तहत ही वो शिलोंग नहीं गया था ताकि उस पर किसी को शक न हो। और तो और राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी राज कुशवाहा शामिल हुआ था। इस सब के बीच राजा रघुवंशी के परिवार ने शिलोंग पुलिस से सोनम और हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों का एनकाउंटर करने की मांग कर दी। शिलोंग पुलिस ने 8 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सोनम और राज कुशवाहा की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी, जबकि विशाल, आनंद और आकाश को कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन राजा रघुवंशी के परिवार ने इसे समय की बर्बादी बताया, क्योंकि उनके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में आरोपियों को सजा तो मिल जाएगी, लेकिन वो पैरोल जैसी चीजों का इस्तेमाल कर बाहर भी आएंगे। इसी वजह से राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने शिलोंग पुलिस से सोनम, राज कुशवाहा और उनके तीनों साथियों के एनकाउंटर की मांग की। सारे सबूत मिल चुके हैं, तो इनको अभी पुलिस द्वारा जो है इनको कोर्ट से जेल भेजेंगे और जेल से फिर इनको पैरोल मिलेगी धीरे से। तो ये इतना सब कुछ होने का मैं सब चाहता हूँ, इनको इनकाउंटर करो, खत्म करो एक बार में। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान विपिन ने सोनम के परिवार पर एक बार फिर धोखा देने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक सोनम का परिवार ये बात अच्छी तरह जानता था कि उनकी कुंडली में दोष है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुंडली में दोष की बात सोनम के परिवार ने उनसे छुपाई थी। फेरे के टाइम भी 4 पंडित बुलाया था उन लोगों ने, तो हमको लगा नहीं जो इतना पंडित बुला रहा है वो सारी तरह से नियम से चल रहा है अभी, तो हमको लगा सब कुछ सही होगा इसमें, तो हम लोगों ने पंडित किसी बुलाया नहीं, ना किसी से कुंडली मिली हम लोगों ने। राजा रघुवंशी के परिवार ने मांग की कि जिस तरह से राजा की बेरहमी से हत्या की गई थी, उसी तरह हत्याकांड में शामिल आरोपियों को भी सजा मिलनी चाहिए। और राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने इस बात की जानकारी दी कि सोनम की कुंडली में दोष होने की वजह से धार के एक परिवार ने उनसे शादी करने से इनकार कर दिया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई थी और राजा के भाई के मुताबिक शादी से पहले उन दोनों की कुंडली मिलाई तक नहीं गई थी। जबकि राजा और सोनम दोनों मांगलिक थे, लेकिन राजा के परिवार को यह पता नहीं था कि सोनम की कुंडली में दोष है। राजा के भाई विपिन के मुताबिक उनके परिवार ने सोनम के परिवार पर भरोसा कर उन दोनों की कुंडली तक नहीं मिलवाई थी। विपिन ने दावा किया कि राजा से रिश्ता तय होने से पहले सोनम की सगाई मध्य प्रदेश के धार के रहने वाले कारोबारी के बेटे से होने वाली थी और सगाई से पहले उस कारोबारी ने अपने बेटे और सोनम की कुंडली मिलवाई थी। विपिन ने दावा किया कि सोनम की कुंडली देखने के बाद कारोबारी ने शादी से मना कर दिया था, क्योंकि उनके परिवार के पंडित ने बताया था कि सोनम की कुंडली में खतरनाक दोष है। पंडित ने कहा था तो इसमें कुंडली में दोष है, तो फिर उन लोगों ने शादी तोड़ दी उस टाइम पे। राजा रघुवंशी के भाई विपिन के मुताबिक शिलोंग में राजा की हत्या के बाद व्हाट्सएप पर बने रघुवंशी समुदाय के ग्रुप में धार के उस कारोबारी ने लिखा कि उनका बेटा बच गया। मतलब कारोबारी के परिवार के पुरोहित ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। और मध्य प्रदेश के इंदौर में पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम पर राजा रघुवंशी के पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उन लोगों ने सरकार से सोनम को फांसी पर लटकाने की मांग कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पति राजा की हत्या कर सोनम ने पूरे इंदौर शहर को बदनाम कर दिया। हालांकि राज कुशवाहा के पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं ने दावा किया कि वो अच्छा और जिम्मेदार लड़का है और वो किसी की हत्या कर ही नहीं सकता। जबकि शिलोंग पुलिस ने दावा किया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ही है। पुलिस के मुताबिक राज ने ही सोनम के साथ मिलकर राजा को शिलोंग में मारने का पूरा ताना बाना बुना था, लेकिन राज कुशवाहा के पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं ने उसे हत्यारा मानने से इनकार कर दिया और पूरा ठीकरा सोनम पर फोड़ दिया। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसका परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो गरीब इंसान, मतलब हम बचपन से देख रहे हैं, ऐसा लड़का कर ही नहीं सकता। वो लड़की गलत है, उसको फांसी मिलना चाहिए। इंदौर के लक्ष्मणपुरा इलाके में राजा रघुवंशी के पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाओं ने सोनम पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने सोनम पर पूरे इंदौर शहर को बदनाम करने का आरोप लगाया और सरकार से उन्हें फांसी देने की मांग की। न सोनम नाम की बहू लाएंगे, न बच्चियों का नाम रखेंगे। जिसके घर में बच्ची का जन्म होगा, जहां तक हो सकेगा कि सोनम ना हमारी इंदौर को बदनाम किया। राजा की शिलोंग में बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद पड़ोस में रहने वाली महिलाएं बेहद दुखी नजर आईं।
उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया कि वो सोनम को इंदौर में पैर तक रखने नहीं देंगी। इधर दिल्ली से लेह जा रहे इंडिगो के एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह जा रहे इंडिगो के विमान को वापस दिल्ली बुला लिया गया। इंडिगो की फ्लाइट सुबह करीब 6:30 बजे लेह के लिए उड़ी थी, लेकिन तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से वो लौट आई। फ्लाइट में चालक दल के साथ 180 लोग सवार थे। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के तिरुपति जाने के लिए उड़ा स्पाइस जेट का विमान कुछ समय बाद वापस आ गया। जानकारी दी गई कि उड़ान भरने के बाद विमान के पिछले हिस्से में लाइट बार बार जलने लगी थी। इसके बाद पायलटों ने विमान को हैदराबाद वापस ले जाने का फैसला लिया। बाद में तिरुपति जाने वाले यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कटौती करने की घोषणा कर दी। ये कटौती जुलाई के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगी। एयर इंडिया ने भरोसा दिया कि अगर उसके यात्री अपनी फ्लाइट बदलेंगे या अपनी यात्रा रद्द करेंगे तो उन्हें पूरा पैसा वापस किया जाएगा। विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली संस्था डीजीसीए के आदेश पर अहमदाबाद जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के आसपास सर्वे कराने का फैसला लिया। सर्वे में विमानों के लिए खतरा पैदा करने वाली बिल्डिंगों की लिस्ट तैयार की जा सकती है। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास 12 जून को एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया था। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस थाने के सामने हुई हत्या से दहशत मच गई। वहां मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने थाने के बाहर ही रवि शर्मा नाम के व्यक्ति को गोली मार दी और फरार हो गए। पुलिस ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये घटना गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मामूली झगड़े के बाद रवि शर्मा के घर पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जब उनके परिवार वाले इसकी शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो आरोपियों ने वहां मौजूद उनके घर वालों पर गोलियां चला दी और उसी फायरिंग में रवि शर्मा नाम के व्यक्ति को गोली लग गई। फायरिंग की यह घटना गाजियाबाद के मुरादनगर थाने के सामने हुई। इसके बाद जिन्हें गोली लगी उन्हें पुलिस ने तुरंत अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत पर उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने उनके शव को थाने के बाहर ही जमीन पर रख दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। लोगों ने थाने के बाहर हुई इस घटना पर पुलिस के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा और नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने भरोसा दिया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसने इस मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें भी बना दी। उसी गांव के मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिनकी मौत हुई उनके पिता और आरोपियों के बीच मामूली बात पर बहस हुई थी और उसी झगड़े ने बाद में इतना तूल पकड़ लिया कि आरोपियों ने शिकायत करने पहुंचे लोगों पर थाने के बाहर ही फायरिंग कर दी। उधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की दोस्ती में पड़ी दरार का सबूत सामने आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूज़ 18 को एक ऑडियो मिला जिसमें खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताने वाले आदमी ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी अनमोल बिश्नोई से नहीं बनती। अनमोल बिश्नोई कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सूत्रों ने दावा किया कि उसी की वजह से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते अलग अलग हो गए। जबकि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे। जेल में बंद रहने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई अपने दोस्त गोल्डी बराड़ की मदद से अपना गैंग चलाता रहा। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने मिलकर पैसों की उगाही के साथ पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला समेत कई लोगों की हत्याएं तक करवाईं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनकी दोस्ती में अनमोल बिश्नोई की वजह से दरार पड़ी और दोनों की राहें जुदा हो गईं। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती में पड़ी दरार का सबूत भी सामने आया। न्यूज़ 18 को एक ऑडियो मिला जिसमें एक आदमी ने खुद को गोल्डी बराड़ बताते हुए ये दावा किया कि उसकी अनमोल बिश्नोई से नहीं बनती। एक झूठी पोस्ट जो न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रही है अनमोल बिश्नोई के नाम से, अब पता नहीं ये इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट या क्यों नहीं है वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। इसी वजह से अंदाजा लगाया गया कि गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस बिश्नोई का गैंग छोड़ दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग छोड़ने के बाद गोल्डी बराड़ और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने मिलकर नया गैंग बना लिया, जबकि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में उसका भाई अनमोल बिश्नोई रह गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में छिपा है और वो वहीं से लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर भारत में पैसों की उगाही का धंधा चलाता है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के अलग होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में रहने वाले नोनी राणा नाम के गैंगस्टर से हाथ मिला लिया था।
जो हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है और कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के अलग होने के बाद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने नोनी राणा से हाथ मिला लिया। सूत्रों ने दावा किया कि नोनी राणा और अनमोल बिश्नोई दोनों मिलकर भारत में कारोबारियों से पैसा वसूलने के काम में जुट गए। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती टूटने के पीछे और कोई नहीं बल्कि अनमोल बिश्नोई है। और इसकी कहानी तब शुरू हुई जब पिछले साल नवंबर में अनमोल बिश्नोई अमेरिका में फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़ा गया था। सूत्रों ने दावा किया कि उस वक्त गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने उसकी जमानत करवाने में मदद नहीं की थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इसी बात से नाराज होकर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा से रिश्ते तोड़ लिए थे। हालांकि बाद में अनमोल बिश्नोई को जमानत मिल गई थी। इस बीच दिल्ली में चीन के एक नागरिक के साथ मिलकर ठगी करने के आरोप में 3 लोग पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक चीनी नागरिक के साथ मिलकर ठगी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक वो तीनों मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए उस चीनी नागरिक से जुड़े थे। वो तीनों होटल और रेस्टोरेंट के रिव्यू डालने के नाम पर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने उनसे करीब 16 लाख रुपए कैश, 6 फोन और कई सिम कार्ड बरामद किए। चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल ने 2.5 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी के मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज और सीबीआई अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से ठगी की थी। मामले के 3 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के एक लड़के ने अपना नाम बदलकर उससे दोस्ती की और फिर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। हालांकि इसे लेकर आरोपी लड़के की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन उस लड़की से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक लड़के ने उस लड़की को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया था। आरोप लगा कि इस दौरान उसने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और इनकार करने पर उससे छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके बाद लड़की ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और उस लड़के की पिटाई कर दी। 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ लिया और एक आदमी ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। उन लोगों ने गुस्से में उस लड़के के कपड़े तक फाड़ दिए। इस दौरान वो लड़का डरा हुआ जमीन पर बैठा नजर आया। उस लड़के पर आरोप लगा कि उसने सोशल मीडिया पर अपना नाम बदलकर हिंदू समुदाय की उस लड़की से दोस्ती की। ये बात पता चलने के बाद जब उस लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसने उसे और उसके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि इसके बाद उसने उस लड़की को बात करने के बहाने उस पार्क में बुलाया और वहां उस पर शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। कानू उर्फ नफीस द्वारा कानू पटेल बनकर उनके साथ में सोशल मीडिया पर दोस्ती की गई। उसके उपरांत उनको बुलाकर उनके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। उस लड़के के पास एक आधार कार्ड मिला और उसमें उसका नाम नफीस लिखा दिखाई दिया, जबकि आरोप लगाया गया कि उसने उस लड़की को अपना नाम कानू पटेल बताया था। ऐसे में सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। उधर अमेरिका के टेक्सास में इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारशिप 36 रॉकेट में जोरदार धमाका हो गया। जानकारी के मुताबिक टेक्सास में स्टारबेस टेस्टिंग साइट पर उस रॉकेट का एक टेस्ट चल रहा था। टेस्ट में रॉकेट को जमीन पर ही रखकर उसके इंजन को चालू किया जाता है ताकि लॉन्च से पहले सब कुछ ठीक हो, यह पता किया जा सके। और इसी टेस्ट के शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही उस रॉकेट में जोरदार धमाका हो गया। रॉकेट के नोज यानी ऊपरी हिस्से से अचानक आग की लपटें निकलती दिखाई दी और देखते ही देखते वो पूरा रॉकेट आग के गोले में बदल गया। जोरदार धमाके के बाद उठी आग की लपटों ने पूरे रॉकेट को अपने कब्जे में ले लिया। वहां से उठ रही लपटें और धुआं काफी दूर तक नजर आ रहा था। स्टारबेस टेस्टिंग साइट के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि उनके घर की खिड़कियां तक हिलने लग गईं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब 29 जून को होने वाले स्टारशिप रॉकेट के 10वें टेस्ट से पहले उसका फायर टेस्ट किया जा रहा था। इस टेस्ट में रॉकेट के इंजन को जमीन पर ही चालू किया जाता है ताकि लॉन्च से पहले इसकी जांच की जा सके। ये रॉकेट इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का था। इलॉन मस्क इंसानों को मंगल तक ले जाना चाहते हैं और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो स्टारशिप रॉकेट के कई टेस्ट कर चुके हैं। हालांकि इस दौरान उनके कई टेस्ट फेल भी हो गए। बात की एक बात यह कि पता है इजराइल ने ईरान पर हमले का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन क्यों रखा है? अमेरिका और इजराइल भले ही कोशिश कर लें और शायद उनका मकसद सरकार हटाना, ईरान में इस्लामी सरकार को हटाना और आयतुल्लाह के राज को खत्म करना है, ऐसा लगता नहीं कि बहुत आसान रहने वाला है। हालांकि सीधा सीधा तो नहीं कह रहे,
इजराइल और अमेरिका की वो आयतुल्ला राज यानी ये इस्लामी धर्मगुरुओं का शासन जो है ईरान से उसका हटवाना चाहते हैं, लेकिन बिना कहे भी बहुत कुछ कह रहे हैं। नेतन्याहू ने उस दिन कह दिया था कि आयतुल्ला खामनेई ही हट जाएंगे तो ईरान के लिए भी अच्छा होगा। ट्रंप ने कह दिया था हमें पता है कि आयतुल्ला खामनेई कहां हैं, लेकिन हम उनको खत्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कह तो अमेरिका और इजराइल दोनों ये रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा था तो इसलिए हमें उसे रोकना है, लेकिन इजराइल ने नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन यानी शेर उठेगा। कौन सा शेर उठेगा, कहां उठेगा? तो असल में क्या है कि ये इस्लामी राज तो ईरान में 1979 में आया। बहुत बड़ी इस्लामी क्रांति हो गई थी वहां पर 1979 में। उससे पहले वहां शाह का राज था। ईरान के शाह थे और उनका शासन था। बहुत ही मॉडर्न देश था ईरान। महिलाओं को पूरी आजादी थी। अमेरिका का पक्का साथी होता था ईरान, पता है आपको? असल में अमेरिका ने ही शाह को गद्दी पर बैठाया था। क्या था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम सोवियत रूस फैल गया था ईरान तक। ये जो ईरान के पड़ोसी हैं अजरबैजान और आर्मेनिया वगैरह, ये सब सोवियत यूनियन में हो गए थे। उस टाइम कम्युनिस्ट देश एक तरफ थे सोवियत यूनियन के साथ और दूसरी बड़ी ताकत थी अमेरिका। तो ब्रिटेन ने ईरान पर एक तरह से ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया था कुछ टाइम तक, कम्युनिस्ट रूस को रोकने के नाम पर, क्योंकि ईरान के पास था तेल। सारी लड़ाई तेल की थी। तो ईरान के तेल के कुओं पर ब्रिटेन की कंपनियों ने कब्जा कर लिया था। 1951 में ईरान में प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुसद्दिक। बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री थे ईरान के। वहां के लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो उन्होंने ब्रिटेन की तेल कंपनियों का बोरिया बिस्तर समेट दिया ईरान से कि चलते बनो यहां से, यहां ईरान का तेल है, ये ईरान के लोगों को मिलेगा इसका पैसा। ब्रिटेन की कंपनियों को भगा दिया, बवाल हो गया। ब्रिटेन ने अमेरिका से बात की। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पूरा खुफिया ऑपरेशन चलाकर ईरान के अंदर 1953 में उसके प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करवा दिया। कई साल बाद जब CIA के पुराने कागज पब्लिक किए गए ना, तो खुद अमेरिका ने माना कि उन्होंने ईरान की चुनी हुई सरकार को हटवा दिया था 1953 में, तख्ता पलट करवा दिया था। और किसको दे दी थी पूरी कमान ईरान की? शाह को। अब अमेरिका ने गद्दी दिलवाई थी तो शाह ने ईरान पर राज किया, तो अमेरिका की शह पर ही किया और ईरान के तेल का हिस्सा अमेरिका को भी जाता रहा। तभी तो अमेरिका पर उंगलियां उठती हैं कि वैसे तो लोकतंत्र का झंडा बरदार बना फिरता है अमेरिका, लेकिन जहां तेल की धार देखी तो चुनी हुई सरकार गिराकर अपना आदमी बैठा दिया गद्दी पर। खैर 1953 में यह हुआ था और ईरान एकदम मॉडर्न और अमेरिकी रंग ढंग का देश बनने लगा। अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरह वहां भी कॉलेज बने। आज जिस ईरान में हिजाब को लेकर आंदोलन होता है, पता है उस टाइम के ईरान में महिलाएं हर तरह का काम करती थी। ईरान में जीन्स पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी। अमेरिका का पक्का साथी होता था ईरान। लेकिन ईरान के शाह, जिनको अमेरिका ने गद्दी पर बैठाया था तख्ता पलट करवाकर, वो शाह से तानाशाह बनते चले गए। कहते हैं भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, लोगों में रोष बढ़ता गया शाह के खिलाफ और शाह को समर्थन देने वाले अमेरिका के खिलाफ। शाह के शासन और अमेरिका के खिलाफ जनता के गुस्से को धर्मगुरुओं ने भुनाना शुरू किया और 1979 आते आते इस्लामी क्रांति हो गई ईरान में और शाह का तख्ता पलट कर दिया और आयतुल्ला का शासन हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि अमेरिका कोई दूध का धुला रहा है ईरान के इस वाले इतिहास में। 1953 में वहां के प्रधानमंत्री का तख्ता पलट करवाकर शाह को बैठा दिया अमेरिका ने, तो 1979 में इस्लामी क्रांति में शाह का तख्ता पलट कर दिया धर्मगुरुओं ने और शरिया कानून वाला इस्लामी राज आ गया। अमेरिका का तो दूतावास ही उखाड़ फेंका था उस क्रांति में 1979 में। तो अब क्या इजराइल और अमेरिका फिर वहां तख्ता पलट करवाने निकले हैं और आयतुल्ला का तख्ता पलट करवाएंगे इसकी अब की बार? क्योंकि अचानक 1979 में जिस शाह का तख्ता पलट हुआ था इस्लामी क्रांति में, उसके बेटे आ गए सामने। अमेरिका से शाह के बेटे ने वीडियो जारी किया ईरान के लोगों के नाम कि बस अब यह आयतुल्ला के राज का खात्मा होने जा रहा है। इसलिए अटकलें लगनी शुरू हो गईं कि क्या अमेरिका इस बार शाह के बेटे को गद्दी पर बैठाने की तैयारी में है ईरान में। अभी ईरान के सरकारी टीवी चैनल को भी हैक कर लिया गया था, उस पर वीडियो चलने लग गए हिजाब के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके। लोगों को उकसाया गया कि ईरान की आयतुल्ला सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो और इजराइल ने ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन।
राइजिंग शेर। तो इसका मतलब भी ईरान के लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, क्योंकि अभी जो ईरान का झंडा है वो 1979 से बना था। ईरान का झंडा, इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के झंडे में शेर होता था सेंटर में। कई सदियों से ईरान के जितने भी झंडे रहे उनमें शेर और सूरज होता था। इस्लामी शासन आने के बाद शेर और सूरज को झंडे से हटा दिया गया था। आज भी विदेशों में रह रहे ईरानी लोग जो इस्लामी शासन का विरोध करते हैं वो उसी पुराने शेर वाले झंडे को लहराते हैं। और इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो भले ही इजराइल और अमेरिका कुछ भी कहें, ईरान के लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा कि ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखने का क्या मतलब है? कि ईरान के लोगों उठो और आयतुल्ला की सरकार को उखाड़ फेंको। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं रहने वाला। किसी भी सरकार के खिलाफ बगावत करवाने के लिए या तो उस सरकार में लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए हों, उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई हो जनता की, तब हो पाता है। जैसा सोवियत यूनियन में हुआ था, खुद ही अंदर से फट पड़ा था सोवियत यूनियन, अमेरिका को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा था। और यह तब होता है जब समाज में पहले से फूट पड़ी हो, बाहर से हमले करके, तब भी होता है जब पहले से फूट पड़ी हो, बाहर से हमले करके उस खाई को इतना चौड़ा कर दिया जाए कि सरकार को लोग गिरा दें। जैसे इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी थी, वहां भी अमेरिका ने हमला इस नाम पर किया था कि इराक बड़े बम बना रहा है, दुनिया को तबाह करने वाले बम बना रहा है। मिला कुछ नहीं था, लेकिन सद्दाम हुसैन की सरकार को और सद्दाम हुसैन को उखाड़ फेंका था। तो वहां अमेरिका को इस बात का फायदा मिला था क्योंकि सद्दाम हुसैन के खिलाफ लोगों में भी माहौल खड़ा किया गया था। लेकिन यहां ईरान में जो सिचुएशन है वो उससे अलग है। क्या है कि ईरान की धर्मगुरुओं की इस्लामी सरकार पूरी वैसी कट्टर शरिया कानून वाली सरकार भी नहीं है। आयतुल्ला वहां इलेक्शन भी करवाते रहते हैं। और अभी जो हिजाब के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसके जो बड़े लीडर थे मसूद पेजेश्कियान, वो इलेक्शन जीत गए थे और वही वहां के राष्ट्रपति हैं। तो आयतुल्ला के इस्लामी शासन के खिलाफ जो गुस्सा होता है, ऐसा नहीं कि उसको निकालने का कोई रास्ता नहीं होता वहां जनता के पास। आयतुल्ला वहां इलेक्शन करवाकर उनको सरकार भी बनाने देते हैं। तो जो विपक्ष है वहां का आयतुल्ला के खिलाफ, वो एक तरह से सरकार है। तो वो लोग क्या इजराइल और अमेरिका के उकसाने पर आयतुल्ला के खिलाफ हो जाएंगे? और जहां तक सेना का सवाल है, वो तो धर्मगुरुओं ने बिल्कुल ही अलग सिस्टम बनाया हुआ है वहां पर। जब इस्लामी क्रांति हुई तो धर्मगुरुओं ने जब अपना शासन शुरू किया तो उन्होंने जो ईरान की सेना थी उसके अलावा एक स्पेशल सेना बना दी। उसको नाम दिया IRGC, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। यह वहां सेना से भी ताकतवर सेना है, यह आयतुल्ला की सेना है। यह IRGC सीधा उनको रिपोर्ट करती है। यही है जो हिजाब कानून जैसे कड़े इस्लामी कानून लागू करवाती है। एक ईरान की सेना है जो युद्ध करती है जैसे दूसरे देशों की सेनाएं होती हैं, और एक ये IRGC है जो एक अलग स्पेशल सेना है जो सरकार की नहीं सुनती, सिर्फ आयतुल्ला की सुनती है। ये सेना के ऊपर सेना है। यही IRGC एक और टुकड़ी चलाती है जिसको कहते हैं कुद्स फोर्स। ये कुद्स फोर्स क्या है? ये कंट्रोल करती है दूसरे देशों में जो ईरान के समर्थन से लड़ाके हैं उनको, यानी जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हुथी लड़ाके हैं, उनको कुद्स फोर्स कंट्रोल करती है। तो एक अलग तरह का ही सिस्टम बनाया हुआ है आयतुल्ला ने। इसलिए उनके खिलाफ बगावत खड़ी करवाना आसान काम नहीं है। सरकार के ऊपर सरकार है, सेना के ऊपर सेना है। एक सरकार है राष्ट्रपति की जिसमें इलेक्शन होते हैं और जो लोग अपने हिसाब से चुनते हैं, तो वो एक सिस्टम चल रहा है। लेकिन देश के बड़े फैसले लेने के लिए सरकार के ऊपर सरकार है आयतुल्ला की। रोज के सरकार के काम में वो नहीं दखल देते, लेकिन इजराइल हमला करेगा तो उनकी चलती है। ऐसे ही सेना के ऊपर सेना है, ऊपर वाली सेना है IRGC। जब हिजाब आंदोलन होगा तो उसको तोड़ने के लिए IRGC आएगी और वो सिर्फ आयतुल्ला की सुनेगी। तो कैसे करवाओगे तख्ता पलट? किससे करवाओगे? सरकार से करवाओगे, सेना से करवाओगे? कौन सी सरकार से करवाओगे, कौन सी सेना से करवाओगे? और जनता से करवाओगे तो क्या जनता आयतुल्ला के खिलाफ जाने के लिए इजराइल और अमेरिका का साथ देगी या उस शाह के बेटे का साथ देगी जो अमेरिका से बैठे वीडियो जारी कर रहे हैं? आयतुल्ला खामनेई अपने कमरे में बैठे हों या बंकर में चले गए हों, उनकी ईरान पर पकड़ को कमजोर करने के लिए उनके बनाए पूरे सिस्टम को उखाड़ना होगा अमेरिका को। जब तक वो नहीं हो पाता तब तक वो पुराना वाला शेर और पुराना शेर वाला झंडा वो फहराता नहीं दिखता तेहरान पर। ऑपरेशन राइजिंग लायन का असली इम्तिहान वही है।
100 बात की एक बात। ईरान में सैकड़ों छात्रों के फंसे होने की आशंका जताई गई और उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाया। और भारत सरकार के इसी ऑपरेशन सिंधु के तहत उन छात्रों को लेकर विमान दिल्ली पहुंच गया। ईरान और इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ईरान से भारतीय छात्रों को लाया गया। भारतीय दूतावास की तरफ से ईरान की राजधानी तेहरान और उर्मिया समेत वहां के कई दूसरे शहरों में फंसे उन छात्रों को पहले अर्मेनिया भेजने की व्यवस्था की गई, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। ऐसे में ईरान के पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान और अर्मेनिया की मदद ली गई। ईरान और अर्मेनिया की सीमा आपस में लगती है और भारतीय दूतावास ने उन छात्रों को ईरान की सीमा पार कर अर्मेनिया जाने में मदद की। इसके बाद अर्मेनिया की राजधानी येरेवन से उन छात्रों को दिल्ली लाया गया। इवैक्यूएशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, हमें तो अर्मेनियन गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया इस चीज में और हमें बहुत अच्छे से लाया वापस। ईरान से भारत लौटे छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर का आभार जताया। इसके साथ ही उन छात्रों के परिवारों ने भी मदद के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ छात्रों ने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उनके मुताबिक उन्होंने ईरान से अर्मेनिया, फिर अर्मेनिया से दिल्ली तक पहुंचने में 50 से ज्यादा घंटे का सफर किया। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर जाने की आई तो राज्य सरकार ने उन्हें प्लेन की बजाय बस से ले जाने का इंतजाम कर दिया। और इसी पर उन छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वो दिल्ली पहुंचने के बाद भी कई घंटों तक एयरपोर्ट परिसर में इंतजार करते नजर आए। उन छात्रों के मुताबिक दिल्ली से जम्मू कश्मीर जाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने बसों की व्यवस्था की, लेकिन उन्होंने उन बसों में सफर करने से इनकार कर दिया। तो ये 3 बसेस हैं जो इनके लिए लगाई गई हैं। जो एक बस खुली है, मैं उससे आपको जरा अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। तब तक मैं आपको ये भी बताऊं कि छात्र बता रहे हैं कि 2 बसेस के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं उसके अनुसार उनकी PUCC, उनका परमिट सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। उनके मुताबिक ईरान से अर्मेनिया और अर्मेनिया से दिल्ली तक पहुंचने में उन्होंने 50 से ज्यादा घंटे तक सफर किया। इसकी वजह से वो काफी थक गए थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर जाने के लिए सरकार से फ्लाइट की व्यवस्था कराने की मांग की। अदर स्टेट्स जो थे उनके बच्चे तो घर तो पहुंच गए, अभी तो हम यहाँ ही है और अब भेजा गया है हमारे पास ये बसेस। इस बीच ईरान से सबा रसूल नाम की छात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपने घर पहुंच गईं। वो ईरान में MBBS की पढ़ाई करने के लिए गई थी और उनके सुरक्षित घर पहुंचने पर उनके परिवार ने खुशी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा किया। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने BCCI को आदेश दिया कि वो IPL टीम कोच्चि टस्कर्स को 539 करोड़ रुपए चुकाए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BCCI को यह आदेश सुनाया कि उसे IPL टीम कोच्चि टस्कर्स केरल के मालिकों को 539 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। BCCI ने 2011 में IPL में शामिल हुई इस टीम को अगले सीजन में ही हटा दिया था, जिसके बाद टीम के मालिकों ने BCCI पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उसके इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी। भारतीय अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले मुंबई में रोहित शर्मा से मुलाकात की। रोहित शर्मा ने अपने एक बैट पर ऑटोग्राफ देकर वो बैट आयुष म्हात्रे को गिफ्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी होउ यूफान को मात देने पर बधाई दी। दिव्या ने 2 दिन पहले लंदन में जारी वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप में चीन की खिलाड़ी को सेमीफाइनल मुकाबले में हराया था। मोदी सर का ट्वीट देख के बहुत अच्छा लगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी तय किया। इससे पहले भारतीय कप्तान टाइगर पटौदी की याद में इसे पटौदी ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था और इसका नाम बदलने पर कुछ दिन से विवाद चल रहा था। जानकारी दी गई कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कप्तान को पटौदी मेडल दिया जाएगा। उधर बिहार के गया में नदी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाया गया। उन्हें रस्सी के सहारे उस नदी से बाहर निकाला गया। गया में हुई जोरदार बारिश के बाद वहां की फल्गु नदी उफान पर आ गई और नदी पर बने पुल के नीचे सो रहे कुछ लोग उसमें फंस गए। और ये देखते ही उस पुल पर मौजूद कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश में जुट गए। उन्होंने उन लोगों को बचाने के लिए एक रस्सी उस पुल से नीचे लटका दी। ये देखते ही वहां फंसे लोग उस रस्सी को पकड़कर लटक गए। इसके बाद ऊपर खड़े लोगों ने उन्हें खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक कर नदी में फंसे कई लोगों को बाहर निकाल दिया। इस दौरान उन लोगों ने कई भेड़ बकरियों को भी बचाया। उन्होंने उन्हें भी रस्सी के साथ बांधकर ऊपर की तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बच पाई। इस बचाव अभियान के शुरू होने के कुछ देर बाद ही पुलिस और SDRF की टीम भी वहां पहुंच गई। इसके बाद उन सभी ने मिलकर नदी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक गया में हुई जोरदार बारिश के बाद वहां बहने वाली फल्गु नदी उफान पर आ गई। इस बात से बेखबर कुछ लोग नदी पर बने पुल के नीचे सो रहे थे। इससे पहले कि वो लोग वहां से निकल पाते वो वहीं फंस गए। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया।
उधर चीन में बाढ़ और बारिश से मची तबाही के बीच लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेज कर दिया गया। वहां वुटिप नाम का चक्रवाती तूफान आने से बेहिसाब बारिश हो गई। इस दौरान कई इलाके डूब गए। उसके अलावा कुछ इलाकों से पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आईं और उसकी वजह से उन इलाकों का नामो निशान मिट गया। वहां सिवाय पानी के कुछ और नजर ही नहीं आया। पहाड़ खिसकने से वहां मौजूद कई मकान भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। इसके अलावा ग्वांगडोंग शहर के कई इलाके बाढ़ की वजह से बेहाल नजर आए। वहां की सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। ऐसे में वहां खड़ी कई गाड़ियां पानी में समा गईं। इसके अलावा मकानों का सामान भी बहकर सड़कों पर आ गया। वहां के एक इलाके में तो हालात इतने बिगड़ गए कि वहां मौजूद मकानों और दुकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी दिखाई दी। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया। राहत और बचाव टीम ने घर घर जाकर हजारों लोगों को निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। बाढ़ और बेहिसाब बारिश से पूरा शहर मानो टापू में तब्दील हो गया। वहां का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी का कब्जा न हो। जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान वुटिप के असर से वहां तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। उसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और हजारों लोग अपने मकानों में ही फंसे रह गए। इधर खबर है कि कर्नाटक सरकार सरकारी आवास योजनाओं में आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय का आरक्षण बढ़ा सकती है। राज्य में पहले ही सरकारी आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 10% आरक्षण मिलता रहा है। खबर है कि इसे बढ़ाकर 15% किया जा सकता है। भारत ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ताजा रैंकिंग में भारत की 54 यूनिवर्सिटियां शामिल की गईं और IIT दिल्ली 123वें पायदान पर आकर देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की। ईरान इजरायल युद्ध और कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 83 अंक गिरा तो निफ्टी लुढ़ककर 24,800 के नीचे आ गया। ऑटो सेक्टर को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट PSU बैंक और मीडिया सेक्टर के शेयरों में रही। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 3,70,000 करोड़ रुपए डूब गई। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर एक दुकान में लूटपाट किए जाने से दहशत फैल गई। रात में दुकान बंद होने से ठीक पहले 3 बदमाश वहां पहुंचे। उन्होंने हथियार के दम पर दुकानदार और वहां काम करने वाले लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बदमाश दुकान में रखे करीब 85,000 रुपए लेकर फरार हो गए। तीनों आरोपी उस वक्त पहुंचे जब उस दुकान को बंद करने की तैयारी थी। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने अपने चेहरों को ढक रखा था। एक बदमाश तो हेलमेट पहने नजर आया। उन्होंने दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर डराना शुरू किया और इससे वहां काम करने वाले लोग भी घबरा गए। बोलने लगा तो बोलो तो कहाँ पैसा है, रखो निकालो बताओ। हम उसको बता दिए जो गल्ला में है। इसके बाद हेलमेट वाले आरोपी ने कैश बॉक्स में रखा सारा कैश निकाल लिया। नकदी रखने के लिए वो अपने साथ एक थैला भी लेकर आया था। आरोपियों ने चंद सेकंड में करीब 85,000 रुपए की लूटपाट की और वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही वहां आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हैरान कर देने वाला मामला मुजफ्फरपुर के तुर्की थाना क्षेत्र का रहा। लूटपाट के बाद दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी।